सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स एंड 10 क्वेश्चन पर डे सीरीज़ जो कि अब 15 क्वेश्चन पर डे सीरीज़ हो गई है, जिसमें 5 करंट अफेयर भी जो है आपको डेली देखने को मिलते हैं अपार्ट फ्रॉम 10 स्टैटिक क्वेश्चन। उसमें आपका स्वागत है। एंड आज 9th डे है, कॉन्जिक्यूटिव 9th डे है। इसमें पिछले 8 दिनों की वीडियोज़ जो हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इसके अलावा जो है फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो भी अवेलेबल है, उसका लिंक जो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की जो 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन है 5 और 10 स्टैटिक क्वेश्चन है, उसको स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो आपका ई श्रम पोर्टल पर है। करंट अफेयर का क्वेश्चन, आपको पता है ई श्रम पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया था कोविड-19 में अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है उनको कहीं ना कहीं रजिस्टर करने के लिए। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। 1, 2 एंड 3 है। ठीक है, नंबरिंग कर लीजिएगा प्लीज़, इतना वक्त नहीं मिला। तो पहला है कि नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर, a centralized database of all the unorganized worker is being created with e-shram portal which will be seeded with आधार। ठीक है, तो एक सेंट्रलाइज डेटाबेस बनाया जाएगा, जितने भी अनऑर्गेनाइज वर्कर हैं उसका ई श्रम पोर्टल पर एक डाटा बनेगा और सब जो है वो आधार के साथ लिंक्ड होंगे। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है पहला। दूसरा है नेशनल टोल फ्री नंबर 14434 लॉन्च टू असिस्ट एंड एड्रेस द क्वेरीज ऑफ वर्कर सीकिंग द रजिस्ट्रेशन ऑन पोर्टल। ठीक है, तो जो वर्कर पोर्टल पर रजिस्टर करेंगे तो अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उनको एक हेल्पलाइन नंबर जो है क्रिएट किया गया है 14434। तो बिल्कुल ये भी सही है, यही नंबर जो है वो डेवलप किया गया है। तीसरा है टू इम्प्रूव द इम्प्लीमेंटेशन एफिशिएंसी ऑफ सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज meant for unorganized worker and integration of social security scheme being administered by the Minister of Labour and Employment and subsequently those run by ministries as well। ठीक है, तो इसका एक मकसद क्या है कि जो सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज जो हैं उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए जो सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज हैं उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए, और जो जितनी भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा चलाई जा रही हैं, दूसरी मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा चलाई जा रही हैं, उनको इंटीग्रेट करके एक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल करवाया जाए। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं ई श्रम पोर्टल के लिए। ऑप्शन 1, 2 एंड 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपका ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के ऊपर कुछ स्टेटमेंट है, ये आपको जो है बताना है इसमें से सही स्टेटमेंट कौन सा है, सॉरी इसमें से गलत स्टेटमेंट आपको बताना है, विच वन इज नॉट करेक्ट। ठीक है, नॉट करेक्ट की बात हो रही है। पहला है द रिवर ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट इन द हिमालयन लेक मानसरोवर इन तिब्बत एंड फ्लो ईस्टवर्ड। ठीक है, तो बिल्कुल मानसरोवर लेक है तिब्बत में, वहाँ से जो है ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट होता है और उसके बाद जो है ईस्टवर्ड जो है फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। पहली स्टेटमेंट सही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इट इज़ नोन एज यारलुंग सैंगपो रिवर इन तिब्बत, ब्रह्मपुत्र लोहित सियांग एंड दिहांग इन इंडिया एंड जमुना इन बांग्लादेश। तो बिल्कुल सही है, तिब्बत में जो है इसको यारलुंग सैंगपो के नाम से जाना जाता है, भारत में इसको ब्रह्मपुत्र लोहित सियांग एंड दिहांग किसी भी नाम से जाना जाता है, अलग अलग स्टेट में इसके अलग अलग नाम हैं, और जब बांग्लादेश में एंटर होता है तो इसका नाम जो है वो जमुना हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा है ब्रह्मपुत्र रिवर ट्रैवर्स द मैक्सिमम डिस्टेंस इन इंडिया, की जितनी इसकी लेंथ है उसमें से 50%, मोर देन 50% जो है ये भारत में जो है फ्लो करता है। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। ठीक है, टोटल लेंथ अगर आप देखोगे इसकी 2900 किलोमीटर के अराउंड है, और भारत में जो है लगभग ये सिर्फ 900 किलोमीटर जो है वो 900 किलोमीटर तक ही चलता है, जो कि 1/3 से भी थोड़ा कम है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है, तो आपसे गलत स्टेटमेंट ही पूछा गया है, तो थर्ड जो है वो गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो है कि कौन सी कंट्रीज हैं जो कि साउथ चाइना सी में जो है वो ओपन होती हैं, यानी जिनका मुंह जो है वो साउथ चाइना सी की तरफ है। ठीक है, तो पहले ही सिंगापुर, दूसरी है लाओस, तीसरी है ब्रुनेई एंड चौथी है कंबोडिया। ठीक है, इसमें अगर आपको एक फैक्ट पता होगा तो आप इसका आंसर जो है वो बिल्कुल बड़ी आसानी से कर सकते हैं। फैक्ट ये है कि लाओस जो है इट इज़ अ लैंड लॉक कंट्री। ठीक है, ये लैंड लॉक कंट्री है, इसके इर्द गिर्द कोई समुंदर नहीं है, इसके ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह पर जो है दूसरी कंट्री जो है उनका बॉर्डर टच करता है। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये आपका निगलेक्ट हो जाता है। ठीक है, और उसके पीछे जो बाकी 3 ऑप्शन बचे हुए हैं ये तीनों ही जो है वो साउथ चाइना सी में जाकर खुलती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो स्नो लेपर्ड है ये कौन कौन से स्टेट्स का स्टेट एनिमल है, ये यूटी या स्टेट्स जो हैं जिनका स्टेट एनिमल है। ठीक है, तो इसका आंसर भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आप रिसेंटली न्यूज़ को आपने सुना होगा, यूटी के
भारत जम्मू कश्मीर स्टेट की यूटी बनने के बाद आपको पता है लद्दाख अलग हो गया था और लद्दाख ने अपना स्टेट एनिमल जो है अलग से डिक्लेयर किया था और लद्दाख ने अपना स्टेट एनिमल जो है अब स्नो लेपर्ड को डिक्लेयर किया था। पहले एज अ कंबाइन जम्मू कश्मीर हंगूल जो है स्टेट एनिमल था, जो कि जम्मू कश्मीर स्टेट ने, जम्मू कश्मीर यूटी ने उसको रिटेन रखा है, लेकिन लद्दाख यूटी ने जो है स्नो लेपर्ड को अपना स्टेट एनिमल बना दिया और इसके साथ साथ जो है हिमाचल प्रदेश जो है उसका भी स्टेट एनिमल जो है वो स्नो लेपर्ड है। ठीक है, तो ऑप्शन डी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर जो है आपको कुछ स्टेटमेंट आए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। 1 और 2 दो ही स्टेटमेंट है आपके पास। पहला स्टेटमेंट है द प्रेजेंट शेयर ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज़ 52% इन टोटल टैक्स रिसीट, की जितना भी टैक्स हमारे पास आ रहा है भारत के पास उसमें से 52% जो है वो डायरेक्ट टैक्स आ रहा है। ठीक है, डायरेक्ट जो कि जिसके ऊपर लगता है वही चुकाता है। ठीक है, जैसे इनकम टैक्स आपका हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, 52% टैक्स जो है इस वक्त डायरेक्ट टैक्स सोर्सेज से आ रहा है। एंड दूसरा है डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इन दिस ईयर हैज़ सरपास द इनडायरेक्ट कलेक्शन, कि डायरेक्ट टैक्स की कलेक्शन इस साल जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स की कलेक्शन के मुकाबले ज़्यादा हुई है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, बोथ 1 और 2 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से जो है करंट अफेयर का है कि द इंडियाज़ फर्स्ट ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट जो है, जो कि गुजरात की एक सिटी में हुई है हाल ही में 2022 में, वो कहाँ पर हुई है। गुजरात की एक सिटी है, लेकिन कौन सी सिटी है ये आपको बताना है। पहली चीज़ याद रखिएगा, पहली जो है ये ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट थी, 2022 में हुई है, गुजरात में हुई है। और गुजरात में कहाँ हुई है, तो गुजरात की कैपिटल जो है गांधीनगर इसमें हुई है। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद एक और फिर से करंट अफेयर का क्वेश्चन है, नेट पोलरेक्स। ठीक है, नेट पोलरेक्स जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल लेवल पोल्यूशन रिस्पांस एक्सरसाइज। ठीक है, तो नेट पोलरेक्स जो कि एक नेशनल लेवल की पोल्यूशन रिस्पांस एक्सरसाइज की गई है, ये कौन सी आर्म फोर्स जो है भारतीय सेना की कौन सी आर्म फोर्स के द्वारा जो है ये ऑर्गेनाइज करवाई गई है हाल ही में, नेट पोलरेक्स। ठीक है, नेट पोलरेक्स नेशनल लेवल पोल्यूशन रिस्पांस एक्सरसाइज, तो ये भारतीय कोस्ट गार्ड के द्वारा जो है ये करवाई गई थी। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ काउंसिल्स ऑफ स्टेट एज अ सेकंड चैम्बर ऑफ देन लेजिस्लेचर, की उस टाइम जब लेजिस्लेचर थी तब एक ही विंग हुआ करता था लेजिस्लेचर का, लेकिन जो है एक सेकंड विंग क्रिएट किया गया था काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से। तो ये कौन से एक्ट के थ्रू जो है वो किया गया था। ठीक है, जब भारत अभी अंग्रेज़ों के रूल्स के अंदर चलता था। ठीक है, तो ये काउंसिल ऑफ स्टेट एज अ सेकंड चैम्बर क्रिएट करा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 के अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ हंटर कमीशन फॉर्म्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ वाइसराय लॉर्ड रिपोन ऑफ 1882 वाज टू। ठीक है, तो लॉर्ड रिपोन के टाइम में जो है 1882 में एक हंटर कमीशन जो है वो अपॉइंट किया गया था, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था। ठीक है, एक डाउट जो है आपका क्लियर ज़रूर होना चाहिए। देखिए, एक मैसेकर हुआ था, जलियांवाला बाग मैसेकर जो है 1919 का, इसकी जब इंक्वायरी करवानी गई थी तो उसके ऊपर भी जो कमीशन बैठाया गया था वो भी हंटर कमीशन ही था। ठीक है, लेकिन ये 1919 का हंटर कमीशन है, ये एक अलग कमीशन है। इसके अलावा जो है 1882 में जो है लॉर्ड रिपोन के द्वारा भी एक हंटर कमीशन जो है वो बैठाया गया था, वो अलग हंटर कमीशन था और उसका काम था, उस हंटर कमीशन का काम था एजुकेशन की डेवलपमेंट जो है कैसे करवाई जाए उसके ऊपर जो है अपनी रिपोर्ट देना। ठीक है, तो दो हंटर कमीशन थे याद रखिएगा, एक जलियांवाला बाग के लिए बिठाया गया था 1919 में और एक 1882 में जो था वो लॉर्ड रिपोन के द्वारा एजुकेशन के लिए बिठाया गया था। ठीक है, उसके बाद आरआरबीज़ को लेकर जो है कुछ स्टेटमेंट से आपको बताना है, रीजनल रूरल बैंक कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है। पहली है आरआरबीज़ जो है रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कि आरआरबीज़ जो है इनको आरबीआई रेगुलेट करता है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, आरबीआई रेगुलेट करता है। ठीक है, दूसरा है रीजनल रूरल बैंक वर फॉर्म्ड टू सर्व द क्रेडिट नीड ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्म, कि इनका बनाने का मकसद क्या था कि जो छोटे फार्मर्स हैं उनको कहीं ना कहीं लोन जो है अवेलेबल करवाया जा सके अच्छे तरीके से, सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तीसरा है रीजनल रूरल बैंक वर फॉर्म्ड पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991, कि आरआरबी जो है 1991 के जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं उसके बाद जो आरआरबी जो है भारत में बनना स्टार्ट हुए। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि ये आरआरबीज़ जो हैं 1975 में जो है आरआरबीज़ जो है वो बन गए थे। ठीक है, आरआरबीज़ 1975 के, तो ये इस एक्ट से 1991 से पहले बने हुए। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो पहला और दूसरा।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कमर्शियल बैंक। ठीक है, कमर्शियल बैंक कौन सा नहीं है? कमर्शियल बैंक वो होता है जो कि प्रॉफिट मोटिव पर चलता है, पैसे कमाने के चक्रों में ही होता है। कौन सा इनमें से कमर्शियल बैंक नहीं है पूछा जा रहा है। तो आपका पब्लिक सेक्टर बैंक प्रॉफिट मोटिव है, प्राइवेट सेक्टर बैंक प्रॉफिट मोटिव है, आरआरबीज प्रॉफिट मोटिव है कमर्शियल बैंक से। लेकिन जो आपका कोऑपरेटिव बैंक है ये आपका प्रॉफिट मोटिव नहीं रहता। इसका मेन मकसद है जो अपना कोऑपरेटिव होता है, एक जो ग्रुप रहता है बना हुआ लोगों का, उनकी मदद करना, ना कि प्रॉफिट के पीछे दौड़ना। ठीक है, और तो प्रॉफिट तो सबको ही चाहिए भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड जुडिशरी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोरोड फ्रॉम। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी डिस्कस किया है, स्टेटमेंट्स के अंदर डिस्कस किया था। शायद आप लोगों को ध्यान ना भी रहा हो, कुछ लोगों को ध्यान होगा, बिल्कुल जिनको ध्यान है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन तब स्टेटमेंट्स के बीच में था तो शायद आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इस क्वेश्चन को इसलिए मैंने अलग से जो है सेट करके जो है आपके सामने लाया है। क्वेश्चन है कि इंटीग्रेटेड जुडिशरी का जो सिस्टम है भारत के अंदर वो कौन से जो है कहाँ से बोरो किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। ठीक है, 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था वहाँ से जो है इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम जो है वो अडॉप्ट किया गया है। यूएसए का इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम नहीं है, ये चीज़ याद रखिएगा। ओके, जब मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट्स कुछ पढ़ा रहा था तब मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग एमिनेंट पर्सनालिटीज आल्सो नोन एज कल्वी थनथाई। ठीक है, कल्वी थनथाई जो है किसको कहा जाता था? एक तमिल फ्रेज है जिसका मतलब था फादर ऑफ एजुकेशन। ठीक है, सिंपल की बात करें तो फादर ऑफ एजुकेशन जो है इसमें से किसको कहा जाता था? तमिल में जो है उस फ्रेज को कहा जाता है काल्वी थनथाई। तो कुछ भी आ सकता है, कल्वी थनथाई आपको आ सकता है, तब आप कहेंगे कि शायद कल्वी थनथाई होता क्या है, तो फादर ऑफ एजुकेशन इसका मतलब होता है। तो किसको कहा जाता था फादर ऑफ एजुकेशन यानी कल्वी थनथाई? तो वो थे आपके केवी कामराज। ठीक है, केवी कामराज जो है इनको कहा जाता था काल्वी थनथाई, दैट इज फादर ऑफ एजुकेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अटॉर्नी जनरल को लेकर है। लॉ ऑफिसर रहते हैं, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर रहते हैं जो कि भारतीय गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट जो है या स्टेट गवर्नमेंट जो है उनके खिलाफ कोई भी अगर लीगल एक्शन होता है तो उसका सारा जवाब जो देना वो अटॉर्नी जनरल का काम रहता है। तो उनको लेकर कुछ स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछा गया है, बहुत ध्यान रखना है इस चीज़ का कि करेक्ट पूछा गया है नॉट करेक्ट। बार बार मैं आपको कहता हूँ ताकि एग्ज़ाम में जो है आप लोग ये गलती ना करें। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है आपका, पहला दूसरा तीसरा जो है, पहला अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया अंडर आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बिल्कुल सही है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है आर्टिकल 76A के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल इज नॉट फिक्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, की इसकी जो कितना टेन्योर रहेगा अटॉर्नी जनरल का, तो ये फिक्स नहीं है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये फिक्स नहीं है। जब गवर्नमेंट चाहेगी जब तक चाहेगी अटॉर्नी जनरल रहेगा, प्रेसिडेंट जब तक चाहेगा, अगर हम सही भाषा में कहें। लेकिन प्रेसिडेंट जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के ऊपर एक्ट करता है, तो इनडायरेक्टली हम ये कहेंगे गवर्नमेंट जब तक चाहती है। ठीक है, तो ये भी चाहिए। तीसरा, अटॉर्नी जनरल हैज़ द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट ऑफ द इंडिया बट ही डज नॉट हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जितने भी कोर्ट हैं भारत के वहाँ पर जो है जाकर जो है ये किसी भी केस की हेयरिंग जो है उसको सुन सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई केस है तो वहाँ पर तो पार्टिसिपेट भी करेंगे। लेकिन ये दूसरे स्टेटमेंट में ये कहा गया कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में ये नहीं बैठ सकते, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में भी जो है जाकर बैठ सकते हैं। वोट का अधिकार इनको आल्दो नहीं रहता, लेकिन प्रोसीडिंग में जाकर वहाँ पर बैठ सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट गलत पूछा गया है? तो थर्ड ही गलत है, बाकी दोनों सही हैं। तो आज का आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद 15th क्वेश्चन है वो है बहुत ही आसान रखा गया है आप लोगों के लिए। वो है कि हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। PWD डिपार्टमेंट जो है बंदे काफ़ी स्ट्राइक पर भी रहते हैं इसके, जो बेचारे कच्चे मुलाजिम हैं। तो ये कहा गया कि PWD डिपार्टमेंट जो है कौन से वाइसरॉय के अंदर बनाया गया, कौन से लॉर्ड के अंदर बनाया गया था जब लॉर्ड का टेन्योर था। आसान क्वेश्चन, आई होप आप सबको ये चीज़ आती होगी। लॉर्ड डलहौजी के अंदर जो है ये PWD डिपार्टमेंट इनके टेन्योर के अंदर उन्होंने बनवाया था। उसके बाद, इससे पहले PWD डिपार्टमेंट नहीं होता था भारत में, इनके टाइम बनाया गया और उसके बाद कंटिन्यूसली जो है वो आज तक बना हुआ है। ठीक है, तो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बाकी बने रहेगा, आगे भी ये सीरीज़ चलती रहेगी। कुछ ही दिन बचे हुए हैं, 10-12 दिन बच रहे हैं प्री के बीच में, तो करेंगे हम जितना हो सकेगा उतनी कोशिश करेंगे। बाकी आप भी रिवाइज करते रहिए, बढ़ते रहिए एंड ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू।